अवतार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। और मोर छत्तीसगढ़ में खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद निकाय पर अब नजर, कई महापौर और अध्यक्ष कर सकते हैं भाजपा में प्रवेश, नगरीय प्रशासन मंत्री ने ठोकी ताल। गृह मंत्री ने दिया कांग्रेस पर तल्ख बयान, नक्सलियों को भी लिया टारगेट में, कहा अब बख्शे नहीं जाएंगे कोई भी दोषी। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, 4 जून को होना है देशव्यापी मतगणना, जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश। निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया 4 दिन की ईओडब्ल्यू की रिमांड पर, अब कई बिंदुओं पर होगी पूछताछ, आज जिला कोर्ट में हुई थी पेशी। और बिलासपुर पुलिस की अनूठी पहल, हेलमेट बैंक की हुई शुरुआत, सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को रोकना है इनका उद्देश्य। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव पर केंद्रित होती नजर आ रही है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव लगभग दिसंबर में होना तय है, लेकिन अभी से इसकी सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने मीडिया से जब पूछा कि विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पर निकाय चुनाव में भी क्या कांग्रेस के महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष भाजपा में प्रवेश करेंगे, तब उन्होंने सारा दारोमदार भाजपा की राजनीतिक शैली पर छोड़ दिया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जो आकर्षण बढ़ा है, जनहित के कामों के कारण, पार्टी के रीति नीति के कारण, तो विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उन पर विचार करेगी और विचार करके निर्णय करेगी। ये जब समय आएगा तो पता चलेगा। आपने देखा बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले समय में और लोग भी आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। प्रयास भी लोग कर रहे हैं, पर ये आने वाला समय बताएगा कि कौन कौन शामिल हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग प्रवेश करना। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आरक्षण को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के ताजा फैसले का स्वागत करते हुए इसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा बताया है। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का मिथ्या आरोप भाजपा पर मढ़कर नकल प्रलाप करने वाली कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन ने पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाला, उसे लूटा और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ षड्यंत्र भी किया। साव ने कहा कि इस निर्णय ने कांग्रेस समेत तमाम भाजपा विरोधी दलों का पिछड़ा वर्ग विरोधी डीएनए अब जग जाहिर कर दिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साव ने कोलकाता हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना असंवैधानिक है और भाजपा पूरी ताकत ऐसे षड्यंत्रकारियों से लड़कर पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय का ताजा फैसला जो आया है, वो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। ये किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के हकों को लूटकर पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया। जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, एक तरफ जहां ये आरक्षण संविधान के विपरीत है, वहीं पिछड़े वर्ग के हितों को डाका डालकर ये आरक्षण देने का प्रयास हुआ है। लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल करते रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आरक्षण के निर्णय पर भाजपा प्रतिक्रिया को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया को हास्यप्रद बताते हुए संचार प्रमुख ने भाजपा पर जमकर पलटवार किया और कहा कि जो छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग के हितों के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो आज कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर ताली बजा रहे हैं।
उन्होंने आगे यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा हुआ है और 16 महीने से भी अधिक समय होने के बाद भी अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को लेके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बेहद ही हास्यास्पद है। छत्तीसगढ़ में तो आप पिछड़ा वर्ग के हितों के खिलाफ खड़े हुए हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में आप ताली बजा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास करके पिछड़ा वर्ग के लिए माननीय राज्यपाल के पास भेजा हुआ है। 15 से 16 महीने हो गए, अभी तक वहाँ पे आरक्षण बंधन बना हुआ है सर्व समाज का। डबल इंजन की सरकार है, क्यों उसमें हस्ताक्षर नहीं करवा रहे हैं? जहाँ तक कलकत्ता हाईकोर्ट में पिछड़ा वर्ग से अल्पसंख्यकों को अलग करने का सवाल है, तो छत्तीसगढ़ में अविभाजित मध्य प्रदेश से अल्पसंख्यकों को पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिलते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लेके और सर्टिफिकेट बना के चुनाव लड़ते रहे हैं। विभिन्न प्रकार की नौकरियों में उनको आरक्षण मिलते रहा है। छत्तीसगढ़ का मसला कांग्रेस उसको बंगाल से जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये चुनावी मेढक के समान टर करने वाली बात। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर शराबा थमने के बाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का दायित्व संभाल रहे विजय शर्मा सीधे तौर पर कांग्रेस और नक्सलियों को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की माने तो कांग्रेस ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा और यही कारण है कि अब कांग्रेस को खुद पर मंथन करना जरूरी हो गया है। कांग्रेस के द्वारा भाजपा को वॉशिंग मशीन कहे जाने पर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को कहा कि जो भी दोषी होंगे कार्यवाही जरूर होगी। वहीं विजय शर्मा ने साय सरकार को गतिमान सरकार का दर्जा भी दिया है। इधर नक्सली एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कोई मंशा एनकाउंटर की नहीं है, बल्कि नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की पहल और चर्चा करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। भैया ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तो कांग्रेस 40 से पार नहीं जाने वाली, पूरे देश में मुख्तार है। इन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। 100 साल पुरानी पार्टी ने आज तक के इतिहास के सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा। सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़े। अभी ये देखना चाहिए, अगर उनको अपनी पार्टी आगे बढ़ाना है तो परिवारवाद से कैसे मुक्ति हो सकती है, भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति हो सकती है, संघर्ष का रास्ता कैसे अपनाया जा सकता है, कैसे आदिवासियों के लिए, कैसे आमजन के लिए काम किया जा सकता है, इस पर चिंता करना चाहिए। छत्तीसगढ़ तो अपनी पूरी ताकत से, पूरी गति से काम करने वाली सरकार है। प्रतिमान बनाया है इस सरकार ने पूरे देश में। विष्णुदेव जी की सरकार पूरी तेजी के साथ काम कर रही है। जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो सरकार के पूरे अभियान का 20% भी नहीं है। बाकी सारा अभियान तो सामाजिक पक्ष का है और सारा अभियान पुनर्वास का है, सारा अभियान विक्टिम रजिस्टर का है, सारा अभियान आत्मसमर्पित नक्सली है उन विषयों का है। ऐसे उन विषयों पर बड़े काम है, आपको वो धीरे से दिखेंगे। ये एनकाउंटर वाला विषय आपको पहले दिख जाता है, मगर परंतु एनकाउंटर वगैरह करना ये सरकार का भाव कभी नहीं है। सरकार हर हाल में बातचीत चर्चा करके ही विषय का अंत करना चाहती है। इस काली छाया को बस्तर से हटाना चाहती है। अनावश्यक इस तरह की बात की जाती है, भाजपा में आ गया तो ये हो गया। कोई नहीं भैया, जो दोषी होंगे सो होंगे, जो जांच होगी उसमें सबके बराबर के लिए बराबर जांच होगी, चाहे किसी भी पार्टी में रहे, उससे कोई लेन देन नहीं। मसला ये है कि अंतिम निर्णय आने से पहले अगर ये कह रहे हैं कि इनके संरक्षण में ऐसा होता था तो उनकी जानकारी में होगी। राहुल गांधी के भड़काऊ बयान से छत्तीसगढ़ में अब सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राहुल गांधी के मीडिया के खिलाफ भड़काऊ बयान देने से बवाल मच गया है और इस बयान ने न केवल राजनीति बल्कि मीडिया का भी प्रहार किया है। राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक बयान की छत्तीसगढ़ सरकार ने कड़ी निंदा की है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक साक्षात्कार में भारतीय मीडिया पर सीधा आरोप लगाते हुए उसे बिकाऊ और ब्लैकमेलर कहा है। राहुल ने कहा है कि हिंदुस्तान का मीडिया सिस्टम अब मीडिया सिस्टम नहीं रह गया। उनके इस बयान के बाद से भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने राहुल गांधी के बयान को बेतुका बताते हुए कड़ी निंदा की और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए निराश होकर उलझुल बयान दे रहे हैं। तो आपके साथ ये नहीं, मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम, सॉरी टू बी ब्लंट, इज ए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग सिस्टम टू गेट मनी, and in that blackmailing system you have no place. Chhattisgarh government is giving 1,000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands,
and they are using that to put pressure on them to get more business. That's media. देखिए, राहुल गांधी के बारे में ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। वो पगला गए हैं। मुंगेरी लाल का सपना देखते देखते अपना दिलो दिमाग सब गंवा बैठे हैं। मीडिया जो है प्रजातंत्र का रखवाला है, चौथा आधार स्तंभ है और देश के एक प्रहरी के रूप में काम करता है। मीडिया का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और हताशा निराशा के बीच उनका बयानबाजी तरह तरह के आते रहता है और उनका मीडिया को ब्लैकमेलर कहना यह अनुचित है। मैं इनका निंदा करता हूँ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों पर कोरबा पुलिस ने नकेल कसी है। गिरफ्तार सटोरियों से पैनल संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल 142 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिसमें मनी ट्रेल का विश्लेषण किया जा रहा है। बैंक खातों में जमा राशियों को होल्ड कराने के लिए विधिवत कार्यवाही की गई है। सटोरियों के विभिन्न बैंक खातों से लगभग 140 करोड़ से भी अधिक का लेन देन पाया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा अलग अलग बैंकों के 142 खातों को फ्रीज किया गया है, जिनमें से 40 लाख रुपए को होल्ड कराया गया है। और इसके साथ ही कोरबा पुलिस की नए नागरिकों से यह अपील की है कि अपना बैंक खाता, एटीएम और पासबुक किसी को या किसी भरोसे और अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। नहीं, अभी उसमें जो खाते मिले थे विभिन्न खातों से, उसमें जो ट्रांजैक्शन की रकम का किया जा रहा है, अभी कुछ बैंकों से जानकारी मिली है और अभी तक जो जानकारी मिली उससे 150 करोड़ से अधिक की अभी तक ट्रांजैक्शन की जानकारी, अभी और जानकारी आना शेष नहीं। उस पैनल में जो पकड़ा गया था, प्रतीक के पैनल में और कोई यहाँ पर संबंधित नहीं मिला है। अगर कोई उसका किसी संपर्क होगा तो कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक बार फिर से सुबह से चल रही नक्सली मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया है और इसके साथ ही 5 नक्सलियों को मौके से जिंदा बरामद किया है। नक्सलियों के साथ 4 हथियार भी बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुबह से ही जारी है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में जवानों ने 7 नक्सलियों के शव बरामद करने के साथ ही 5 नक्सलियों को मौके से जिंदा गिरफ्तार किया। आसपास के इलाकों में अभी भी सर्चिंग जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाली ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 4 जून को होने वाले मतगणना तैयारियों का राजनांदगांव पहुंचकर निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृषि उपज मंडी बसंतपुर के स्ट्रांग रूम में पहुंची और मतगणना कक्ष का निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभा वार मतगणना कक्ष, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और एजेंट की बैठक व्यवस्था, प्रवेश पास, सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और इसके साथ ही मौजूद जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना को लेकर निर्देश भी दिए। 4 जून को जो लोकसभा राजनांदगांव से मतगणना होनी है, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में मतगणना की तैयारियां क्या क्या है उसका जायजा करने हम निकले हैं। तो आज राजनांदगांव मंडी प्रांगण में जो स्ट्रांग रूम है और जो मतगणना तैयार किया गया है मतगणना परिसर, उसका जायजा मैंने लिया और चारों विधानसभा क्षेत्र और पूरे वैसे लोकसभा क्षेत्र की भी मतगणना का समन्वय किस तरह से बना रहे हैं, बाकी जिलों के साथ में भी खैरागढ़ है, कबीरधाम है, मोहला मानपुर है, उसका प्रशिक्षण किस तरह से हुआ है। सभी मतगणना हमारे जो पर्यवेक्षक है वो भी जल्दी आएंगे, तो इसको लेकर जिलाधीश और एसपी इनके द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई है, सुरक्षा बल तैनात है या नहीं है, ताकि क्या इंतजाम रहेंगे मतगणना के दिवस में 4 जून को आगे। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया को आज रायपुर के विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में रानू साहू और सौम्या चौरसिया को 4 दिन के लिए ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब ईओडब्ल्यू आरोपियों से जेल में कई बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। बता दें कि दोनों आरोपियों को 540 करोड़ रुपए के कथित कोयला घोटाले में ईओडब्ल्यू के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अब इस मामले में रानू साहू के अलावा सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, एसएस नाग, सूर्यकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। मैडम क्या वो कोर्ट में देखे हैं? हाँ हाँ
क्यों ले रहे हैं आप यहाँ? भाई काम है हमारा, ड्यूटी है, ड्यूटी है मेरी। हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं सर। प्लीज ड्यूटी आपकी हुआ? नहीं आप प्लीज मुझे काम करने। मार्च के महीने में कोरबा जिले के दीपिका खदान के पास कीचड़ में वाहन चालक अजय तिर्की की लाश मिली थी, जिस पर दीपिका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तफ्तीश की थी, जिसमें पुलिस ने पाया कि मृतक के ग्राम मगामार में रहने वाली महिला से अवैध संबंध है, जिससे आक्रोशित महिला के पति ने अपने भतीजे के साथ मिलकर मृतक से मारपीट कर कीचड़ में दबाकर उसकी हत्या कर दी। दीपिका पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार 1 मार्च 2024 को अजय तिर्की नामक एक ट्रेलर चालक का शव कीचड़ में पाया गया था, पीएम कराया गया, उसकी जांच की जा रही थी। जांच क्रम में भी कुछ संदेहियों के नाम आए और उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला जो 2 संदेही हैं, एक दयाशंकर और एक उसका भतीजा है। इन लोगों ने इस शक में कि उनकी पत्नी के साथ में इस अजय तिर्की के संबंध हैं आकर के उसकी हत्या कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना में अब 15 दिन से कम का समय बचा हुआ है और ऐसे में राजनीति में अब तेजी होना लाजमी है। इधर भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और इधर इस पार्टी के कार्यकर्ता खुद को फक्र महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा प्रवेश कराने वाले कांग्रेसियों को किसी प्रकार की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने पिछली सरकार को भी टारगेट में लेते हुए कहा कि कांग्रेस केवल अनर्गल बात पर पहले करती है, जैसा कि आज भी कर रही है, जिसका खामियाजा वह खुद भुगत रही है। उन्होंने साय सरकार के लगभग 5 महीने को एक सफलतम सरकार करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो किस तरह से बढ़ा है, इसे पूरे देश ही नहीं दुनिया ने देखा है। 1984 पे जो पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर थी, 2019 में वही पार्टी 300 से अधिक सीटों के साथ देश को पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दे पाने में सफल हुई है। आज 18 करोड़ से अधिक सदस्यों की पार्टी बनकर दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी होने का, राजनीतिक दल होने का दर्जा भारतीय जनता पार्टी को आज दुनिया में प्राप्त है। पूरे नो बीजेपी को जानिए एक मिशन चल रहा है जिसके तहत दुनिया भर के लोग आज बीजेपी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय आते हैं और विदेश से आकर के इस राजनीतिक पार्टी के कार्य प्रणाली को, पद्धति को, अनुशासन को, वैल्यूज़ को, मूल्यों को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो कि एक डूबती नाव है, उसमें अगर उसके अध्यक्ष जी कोई कमेंट करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो पहले से काम कर रहे थे वो भी, और जो आज कांग्रेस या किसी दूसरे दल से आए हैं उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहें कि पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी किस तरह के बयान देते थे। कभी नक्सलवाद को भटके हुए लोगों कहना इन लोगों को, कभी राजनीतिक आर्थिक समस्या कह देना, कभी नक्सलवादियों को कांग्रेस के द्वारा शहीद कह देना, और नक्सलवादियों के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगातार हत्या करवाना, इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही माओवाद के खिलाफ खुली लड़ाई, चाहे उसकी कितने भी लोगों की कीमत चुकानी पड़ती है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी वो पेन लेकर के भी माओवाद की समस्या को, हिंसा को समाप्त करने के लिए समर्पित है। और कांग्रेस का जो दोगला रवैया रहा है उसे भी प्रदेश की जनता ने देखा। हमारी सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है और उसी आशीर्वाद के कारण आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में माओवाद के खिलाफ में भी बस्तर में बड़ा अभियान चल रहा है। आदरणीय अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, सभी लोग, पूरी सरकार लग कर के इस दिशा में काम कर रही है और बस्तर में भी अमन चैन कायम होगा। बस्तर भी जो धरती का स्वर्ग है, पर्यटन के एक बड़े केंद्र के रूप में मैं मानता हूं कि आने वाले सड़कों पर चलने वाले वाहनों में सर्वाधिक 2 पहिया वाहन होते हैं और आए दिन 2 पहिया वाहन चालकों की दुर्घटना की खबरें भी सुनने को मिलती है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सड़क दुर्घटना में हो रही मृत्यु को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश जी ने प्रदेश के पहले हेलमेट बैंक की शुरुआत की।
हेलमेट बैंक की शुरुआत बिलासपुर के चकरभाटा, सकरी, कोनी और सरकंडा से की गई। चकरभाटा थाना परिसर में हेलमेट बैंक का उद्घाटन करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान इस बैंक से हेलमेट अपना परिचय पत्र दिखाकर प्राप्त कर सकता है और यह हेलमेट उसे 24 घंटे के अंदर पुनः वापस करना होगा, जो पूर्णतः निःशुल्क होगा। जो हमारे लोग रहते हैं उनको चोट लगती है सिर में और उसी से उनकी मृत्यु तक हो जाती है और गंभीर रूप से घायल तक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हर एक परिवार में कोई न कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी। इसका निदान, क्योंकि सर्वाधिक लोग मोटरसाइकिलों से चलते हैं, इसके लिए कोई न कोई डेली प्रयास किए जाते हैं। ट्रैफिक नियम्स और रूल्स रेगुलेशन फॉलो के साथ साथ हमने ये सोचा कि कैसे लोगों में एक अवेयरनेस दी जाए, एक प्रेरणा दी जाए कि खुद से वो हेलमेट पहने। तो हमने एक सांकेतिक रूप से जितने भी शहर के बाहर जाने वाले रास्ते हैं, जो हाईवे पे जाने वाले रास्ते हैं, उन सभी पुलिस स्टेशनों के माध्यम से वहाँ पर हमने हेलमेट बैंक खोला है कि वो व्यक्ति आए वहाँ पर और अपना एक कोई परिचय पत्र दिखाए और नंबर लिखे और हेलमेट दिन भर के लिए लेके जाए और अपना काम करके वापस आए सुरक्षित, और वहाँ हेलमेट दूसरों के लिए जमा कर दे, जिससे कि दूसरे लोग भी उसका उपयोग कर सकें। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक IMA हॉल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्त शिविर का आयोजन बिलासपुर पुलिस और पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। फाउंडेशन की अध्यक्ष पायल शब्द लाट ने बताया कि रक्तदान शिविर में डोनेट रक्त थैलेसीमिया और सिकलिन से पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने शहर के नागरिकों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की और इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सभी रक्तदाताओं को प्रोत्साहन के तौर पर हेलमेट और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। देखिए, हमारे सामने ये पायल एक नया सवेरा, ये NGO के लोग आए और उनका कहना था कि जो बच्चे हैं जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, तो उनके लिए हम लोग एक रक्तदान शिविर करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जितने हैं जो स्वेच्छा रक्तदान कर सकते हैं, वो हम लोग आज 23 तारीख है, एक डेट फिक्स की गई थी 1 सप्ताह पहले, और आज बढ़ चढ़ कर सभी पुलिसकर्मी और जो भी आम जनता के लोग हैं, आप सभी के माध्यम से अपील की गई थी और वो सभी लोग आकर रक्तदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन पीड़ित बच्चों के लिए ये रक्तदान जो है महादान होगा, और मैं आप सभी के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन और पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आज IMA हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में हमारे CRPF के जवान हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं और भी जो नागरिक हैं, सब आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। देखा जा रहा है गर्मी के टाइम में ब्लड कैंप में ब्लड की बहुत कमी है ब्लड बैंक में। ऐसे में थैलेसीमिया पेशेंट, सिकलिंग सेल पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ब्लड, जो जिन्हें टाइम टू टाइम ब्लड लगता है। तो ये बहुत एक अच्छा आयोजन है और ऐसे आयोजन टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग मिला है। हमेशा हर सामाजिक कार्य में वो आगे रहते हैं, वैसे ही आज भी हमारे सपोर्ट में वो हैं और बहुत अच्छा आयोजन है। आज देवर्षि नारद जी की जयंती मनाई जा रही है और इसी क्रम में भाटापारा के श्री गुरुजी सेवा समिति ने भी जयंती कार्यक्रम आयोजित कर नगर के पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में भारत माता और देवर्षि नारद के छाया चित्र के सामने दीप प्रज्वलन कर जयंती मनाई गई। साथ ही उपस्थित पत्रकारों का भी श्रीफल और देवर्षि नारद का चित्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और पत्रकारों ने देवर्षि नारद के जीवन चरित्र पर प्रकाश भी डाला। आज के इस महान और पावन दिवस के उपलक्ष्य में यही कहूँगा कि देवर्षि नारद जी की जयंती के उपलक्ष्य में गुरु जी सेवा समिति द्वारा जो पत्रकारों के सम्मान का आयोजन किया गया, और निसंदेह सराहनीय है। और पत्रकारों को प्रोत्साहन तो है ही, शास्त्र और पुराण से हमारी पत्रकारिता की विधा को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए, जिससे पत्रकारों को प्रोत्साहन भी मिलता है और उसकी प्रतिबद्धता में भी वृद्धि होती है। श्री गुरु जी सेवा समिति का आयोजन निसंदेह सराहनीय है। मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ यह कामना करता हूं कि पत्रकार के तौर पे कि इस तरह के आयोजन हम पत्रकारों की ओर से भी समय समय पे आयोजित किए जाने चाहिए। आज जो है श्री गुरु जी सेवा समिति द्वारा
आदि पत्रकार देवर्षि नारद जयंती जो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को होता है, जो इस वर्ष 25 तारीख को है, 25 मई को, आज उसी का उस निमित्त यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यहाँ पर उपस्थित पत्रकारों को देवर्षि नारद जी का चित्र और नारियल श्रीफल भेंट करके पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सम्मानित श्री गुरुजी सेवा समिति की ओर से किया। श्री गुरुजी सेवा समिति जो है सेवा कार्य और सांस्कृतिक जागरण के ऐसे सारे काम पूरे बलौदाबाजार जिले में करती है। सुकमा कलेक्टर हरीश एस के निर्देश पर जिले में 22 मई से समर कैंप प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए पिछले दिन जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में दिए निर्देश पर सुकमा जिले के विभिन्न स्कूलों में समर कैंप प्रारंभ किया गया है और इसी क्रम में आज जिला शिक्षा अधिकारी आर मंडावी ने समर कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने नीलावरम समर कैंप में चित्रकला और मेहंदी, गोलागुड़ा कुड़मपला समर कैंप में चित्रकला, मेहंदी, क्राफ्ट, डांस, कबाड़ से जुगाड़ सहित अन्य स्कूलों का निरीक्षण किया। जिला शिक्षा अधिकारी इन संस्थाओं में पहुंचकर बच्चों से चर्चा भी की और इसके साथ ही शिक्षकों को समर कैंप को और भी बेहतर ढंग से संचालित करने के आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद निकाय पर अब नजर, कई महापौर और अध्यक्ष कर सकते हैं भाजपा में प्रवेश, नगरीय प्रशासन मंत्री ने ठोकी ताल। गृह मंत्री ने दिया कांग्रेस पर तल्ख बयान, नक्सलियों को भी लिया टारगेट में, कहा अब बख्शे नहीं जाएंगे कोई भी दोषी। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया मतगणना केंद्र का निरीक्षण, 4 जून को होना है देशव्यापी मतगणना, जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश। निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया 4 दिन की ईओडब्ल्यू की रिमांड पर, अब कई बिंदुओं पर होगी पूछताछ, आज जिला कोर्ट में हुई थी पेशी। और बिलासपुर पुलिस की अनूठी पहल, हेलमेट बैंक की हुई शुरुआत, सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को रोकना है इनका उद्देश्य। मोड़ छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।